नमस्कार दोस्तों, ये सीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी साइंस के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 9 का जो केमिस्ट्री का सेक्शन है उसको कवर कर लिया और क्लास 10 का केमिस्ट्री का सेक्शन हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्लास 9 और 10 के बायोलॉजी सेक्शन और फिजिक्स सेक्शन को भी कवर कर लेंगे, तब हमारा जाके एनसीईआरटी क्लास 9 और 10 का साइंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। पिछले चैप्टर में या हम लोगों ने कल की वीडियो में कार्बन के बारे में पढ़ा, कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ा। आज का जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है। अगला जो चैप्टर है वो क्या है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। देखिए, अब जैसे इसमें वर्गीकरण लिखा है तो इस चैप्टर हमें क्या पढ़ना है? जितने भी ज्ञात तत्व हैं, एलिमेंट हैं, उनका हम वर्गीकरण कैसे करते हैं उसके विषय में हम समझेंगे। वर्गीकरण से मतलब ये है, जैसे आप किसी किराने की दुकान पे जाएंगे तो आपको दिखेगा एक तरफ पार्ले बिस्किट, एक तरफ क्रीम बिस्किट, दूसरी तरफ आपको साबुन, फिर उसमें भी एक तरफ नहाने वाला साबुन और एक तरफ कपड़ा धोने वाला साबुन वगैरह वगैरह, एक तरफ पान मसाला, विमल मसाला, ऐसे सजा रहता है। ठीक है। अर्थात दुकानदार को सहूलियत हो, जैसे आप अगर कुछ मांगे तो वो इधर मुड़ जाए तो आप साबुन उसको मिल जाए पूरा, इधर मुड़ जाए तो पूरा उसको गुटखा वगैरह मिल जाए, जो भी चीजें हैं। ठीक है। तो अपने सहूलियत के लिए वो हर चीज को, हर जैसे जो भी साबुन वाला चीज है तो अलग, तेल वाला चीज है तो अलग, राशन पानी है तो वो अलग, इस हिसाब से वो सजा के रखता है। तो जब यहां पर तत्व ज्ञात होने लगे तो शुरू में 56 तत्व थे 1817 के आसपास। ठीक है। 1817 के आसपास केवल 56 तत्व आपको ज्ञात थे। अब इन तत्वों को कैसे रखा जाए, कैसे समझा जाए, इसको बताने के लिए या समझने के लिए सभी रासायनिक जुड़ गए। तो इनमें आपके थे वोल्फगांग डावेराइनर। देखिए, कहीं कहीं इसको इनका नाम डोवेनियर भी लिखा है, तो आप कंफ्यूज न होइएगा। ये एनसीईआरटी की बुक्स का है, जो वेरीफाइड बुक है, इसलिए हम लोग यही नाम पढ़ेंगे। ठीक है। वोल्फगांग डावेराइनर, इन्होंने क्या किया? जो भी ज्ञात तत्व थे, 56 तो थे, इन्होंने कहा कि अगर हम इन तत्वों को आरोही क्रम में सजा दें, अगर हम इन तत्वों को आरोही क्रम में सजा दें, जैसे लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। ठीक है। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। अगर हम इन्हें आरोही क्रम में सजा दें, किसका आरोही क्रम? परमाणु भार का। ठीक है। ध्यान रखे रहिएगा इस पॉइंट को। अगर हम तत्वों को परमाणु भार के हिसाब से आरोही क्रम में सजा दें तो हम क्या देखते हैं? जैसे लिथियम का होता है भार 6.9, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39। तो इन्होंने कहा कि अगर हम आरोही क्रम में सजा देंगे तो जो ये तीसरा वाला परमाणु भार होता है या जो बीच वाले तत्व का भार होता है वो शेष दोनों के औसत के बराबर होता है। तो लैंग्वेज कुछ कम समझ में आपको आया होगा, मैथमेटिकल फॉर्म में समझते हैं। देखिए, औसत मतलब कह रहा है, इनके कहने का मतलब ये था कि बीच वाला जो भार है वो शेष दोनों का औसत। तो औसत हम कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करके 2 से भाग, 2 रहेगा तो 2 से भाग, 3 टर्म रहेंगे तो 3 से भाग। अगर आप इसको अब जोड़ें तो ये आपका आ जाएगा लगभग कितना? 45.9/2, यानी कि लगभग अगर मोटा मोटा देखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 23। और आप अब देख पा रहे होंगे ये जो 23 भार है किसका है? बीच वाले का है। ठीक है। अर्थात इन्होंने बताया था अगर तत्व को हम बढ़ते क्रम में लगा देंगे, परमाणु भार के क्रम में बढ़ते क्रम में लगा देंगे, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों के औसत के बराबर होता है। ठीक है। ये किसने कहा था? डॉवेनियर ने। किसने कहा था ये?
डॉवेनियर ने। जब इन्होंने ये कहा तो अन्य रसायनज्ञ क्या हुए, इस पे काम करने लगे। उन्होंने ये रूल हर जगह अप्लाई करना शुरू कर दिया, लेकिन इनका रूल बहुत ही जल्द क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया भैया, फेल हो गया। जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़े पूरी तरह से सत्यानाश हो गया। इनका रूल क्या हो गया, फेल हो गया। अब इनका रूल जब फेल हो गया तो अब लोगों को जरूरत महसूस हुई कि भाई ये जो डॉवेनियर का ये जो तत्वों को दिया था इन्होंने वर्गीकरण का सिस्टम, ये तो गड़बड़ हो गया, हमें दूसरा पढ़ना पड़ेगा। तो इसी क्रम में धीरे धीरे रासायनिक अपना काम करते रहे और ये तत्वों को किसी न किसी रूप से सजाने के क्रम में लगे रहे। बाद में क्या हुआ, 1866 में अंग्रेजी रासायनिक थे या अंग्रेजी वैज्ञानिक थे न्यूलैंड, ठीक है, इनका नाम था न्यूलैंड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा पहले तत्वों को हम रख देते हैं। इन्होंने रख दिया। पहला हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बाद में एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और उसके बाद पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, अगर आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, तो न्यूलैंड ने क्या किया, सभी तत्वों को ऐसे रख दिया और उन्होंने कहा कि देखिए जो भी तत्व हैं उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने बताया कि प्रत्येक 8वें तत्व के बाद ये, ठीक है, प्रत्येक 8वें तत्व के बाद या प्रत्येक 8वां तत्व क्या करता है, समान गुण दिखाता है, समान गुण दिखाता है। जैसे अगर हम संगीत के सार सुर देखें, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब देखिए यहां पे भी देखिए आप सात सुर का जो 7वां अक्षर है वो हर 8 पे रिपीट कर रहा है ना। देखिए पहला और ये 8वें नंबर पे रिपीट कर रहा है। तो न्यूलैंड ने बताया कि इसी प्रकार तत्व भी प्रत्येक 8वां तत्व पहले वाले जैसा रहता है। मतलब ये 8वां वाला इसके जैसा रहेगा, ये वाला इसके जैसा रहेगा, इसके बाद जो भी आएगा वो इसके जैसा रहेगा। ठीक है, यानी कि तत्वों के जो गुण है वो प्रत्येक 8 के बाद रिपीट करते हैं या 8 के बाद मैच कर जाते हैं। इसीलिए इस नियम को कहा गया न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्या कहा गया, न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, तो न्यूलैंड ने तत्वों को कैसे बांटा, अष्टक नियम के आधार पर बांटा। उन्होंने बताया कि हर 8 तत्वों के बाद जो भी तत्व आएगा, हर 8 तत्वों के बाद जो भी तत्व आएगा उसके गुण क्या रहते हैं, समान रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको क्या कहते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम, जो कि संगीत के जो 4 सुर है, 7 सुर है, ठीक है, जो संगीत के 7 सुर है उस पे बेस्ड था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इनका रूल ये जो कैल्शियम है इससे जब हम आगे बढ़ते हैं जैसे 21 22 तो ये फेल्ड हो गया। लो, एक तो रूल बनाए थे ठीक ठाक से, ये भी इनका फेल्ड हो गया। तो इस रूल को भी रासायनिकों ने नहीं माना और फिर वो लगातार इस रिसर्च पे लगे रहे कि जो भी हमारे पास तत्व हैं हम उनको कैसे सजाएं या कैसे हम उनको अच्छे से रखें। ठीक है, तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के फेल हो जाने के बाद में, या इसको कह लीजिए कि अस्वीकार कर दिए जाने के बाद में एंट्री होती है इवानोविच मेंडलीफ। ठीक है, इवानोविच मेंडलीफ। देखिए इवानोविच मेंडलीफ, इनके टाइम में 63 तत्व थे। कितने थे, 63।
इन्होंने क्या किया, इन्होंने सभी तत्वों को पहले इन्होंने क्या किया कि परमाणु भार के आधार पे इन्होंने तत्वों को कुछ खड़े कॉलम में और कुछ लेटे कॉलम में सजा दिया। तो जो ये खड़े कॉलम थे ऊर्ध्वाधर स्तंभ, इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया समूह। क्या कहा गया, समूह। और जो ये क्षैतिज थे, जो क्षैतिज पंक्तियां थी ये, ठीक है, क्षैतिज पंक्ति, इसको क्या कहा गया, पीरियड या आवर्त कहा गया। क्या कहा गया, आवर्त कहा गया। ठीक है, बात को समझे रहिएगा, 7 आवर्त थे। ठीक है, तो मेंडलीफ ने क्या किया, जितने भी तत्व थे उनको उन्होंने ऐसे ही आवर्त बना बना के इसमें रख दिया। को अब समझिए, जैसे मोटा मोटा ऐसे उन्होंने पीरियड बना के ऐसे रख दिया। ठीक है, ऐसे उन्होंने रख दिया। अब इसमें जो ये ऐसे वाले हैं, इनको कहा उन्होंने आवर्त, और जो ये खड़े खड़े कॉलम है, इनको इन्होंने कहा समूह। क्या कहा, समूह। जब इन्होंने ऐसे रखा तो इन्होंने देखा कि तत्व के जो गुण है, जैसे पहला हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, तत्वों के गुणों को इन्होंने देखा कि एक के बाद एक जब हम तत्व को देखते हैं तो उसके भौतिक और रासायनिक गुण रिपीट कर रहे हैं या आवर्त कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण किसके, उनके परमाणु भार के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि जितने भी तत्व हैं ये 63, ये ना तो न्यूलैंड कास्टक नियम, ना तो डबेनियर का नियम, कोई नियम फॉलो नहीं करते। ये फॉलो करते हैं, अगर इनको हम परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लगा दे, भार ध्यान रखिएगा, क्रमांक नहीं, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में हम अगर लगा दें तो प्रत्येक तत्व एक के बाद एक सेम प्रॉपर्टी दिखाता है, या प्रॉपर्टी में हल्का हल्का चेंजेस दिखा, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसे। ठीक है, या 5 के बाद 10, 15, 20, 25 अगर हम ऐसे लिख दें आपको, तो आप कहेंगे ना, जैसे हम अगर लिख दें 5, 10, 15, 20, तो आप कहेंगे कितने गैपिंग है, 5 5 की गैपिंग है और लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सेम चीज इसमें भी ऑब्जर्व किया गया। जब हम ऊपर से नीचे आ रहे थे तो कुछ क्वालिटी या कुछ प्रॉपर्टी हमको लगातार बढ़ती हुई दिख रही थी, और जब हम ऐसे जा रहे थे बाएं से दाएं तब भी हमें दिख रहा था। तभी इन्होंने कहा कि तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं, आवर्ती फलन। और पहली बार इन्होंने एक स्ट्रक्चरल पूरा टेबल बना के दे दिया और रसायनज्ञों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इसीलिए तत्वों के वर्गीकरण का जन्मदाता किसे कहा जाता है, मेंडलीफ को कहा जाता है। और इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु भार को ज्यादा वरीयता दी थी। ठीक है, अच्छा, इन्होंने यहां हाइड्रोजन की तरफ रखा था, हाइड्रोजन शुरुआत किया था। दूसरी बात ये जगह जगह पे खाली जगह इन्होंने छोड़ दी थी। अब जब इन्होंने खाली जगह छोड़ दी तो सोचिए कितने बड़े ये स्कॉलर थे। इन्होंने सोचा कि भाई 63 है, कल 64 हो जाए, 68 हो जाए, 90 हो जाए, 70 हो जाए, तो मेरा तो ये फेल हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे जगह छोड़ दिया कि बाद में अगर कोई तत्व मिलेगा तो हम इसको यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, तो ये थी मेंडलीफ की सारणी। अब देखिए मेंडलीफ सारणी की लाभ क्या हुआ, लाभ हुआ कि पहली बार किसी ने तत्वों को अच्छे से सजा के रखा, पहली चीज। दूसरी चीज ये हुई कि इन्होंने ये बताया कि तत्वों के जो गुण होते हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तीसरी चीज इन्होंने बताई कि तत्वों का सही परमाणु भार हम कैसे निकालेंगे, ये भी इन्होंने बताया। ठीक है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बताया, जो इन्होंने खाली जगह छोड़ा था, खाली जगह छोड़ दिए, जिसकी वजह से रसायनज्ञों को लगा कि हाँ यार इन्होंने खाली जगह छोड़ा है तो यहाँ कोई ना कोई तत्व आएगा, अर्थात उनको प्रेरणा मिली कि हमें तत्वों को खोजना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनकी बात थी।
लेकिन इनमें भी कुछ कमी आ गई। जैसे कमी इनमें यह आ गई कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं हो पा रहा था। अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो हाइड्रोजन को फर्स्ट से भी मैच करता था, और हाइड्रोजन आपका यहां पर 17 ग्रुप था उससे भी वो मैच कर रहा था, लेकिन इन्होंने केवल एक जगह रखा था, इसलिए हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित नहीं हो पाया। तो ये इनकी एक पहली गड़बड़ी थी। दूसरी, इन्होंने समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया। अब ये समस्थानिक क्या है समझाते हैं हम आपको। समस्थानिक को इन्होंने स्थान नहीं दिया। जैसे 7n14 और 7c13। अब देखिए ध्यान से, परमाणु भार तो अलग अलग है लेकिन परमाणु क्रमांक सेम सेम है, तो इसी को कहते हैं समस्थानिक। इनके अनुसार चलें तो इनको भी जगह मिलनी चाहिए थी, क्योंकि भाई जब परमाणु भार अलग है तो जगह मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे इनकी गड़बड़ी हो गई। ठीक है, तो मेंडलीफ की आवाज सारणी में सब कुछ सही था, बस यही थोड़ी सी डिफेक्ट थी। तो इसी चीज को, ये जो थोड़ी बहुत कमियां थी, इनको दूर करने के लिए रासायनिकों ने इनकी आवर्त सारणी को ध्यान रखिएगा, बदला नहीं, इनकी आवर्त सारणी को बदला नहीं, बस उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया या उसमें कुछ संशोधन कर दिया गया, और जिसका नाम क्या रखा गया, आधुनिक आवर्त सारणी। क्या नाम रखा गया, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, इसको 1917 में दिया था, छोड़िए डेट छोड़िए, ठीक है, इसने दिया था हेनरी मोजले ने, 1933 शायद, ठीक है, हेनरी मोजले ने। इन्होंने क्या बताया, पहले तो इन्होंने क्या किया पता है, इन्होंने ऐसे कॉलम बनाए। कितने कॉलम बनाए इन्होंने ऐसे, देखिए इन्होंने ऐसे ऐसे कॉलम बनाए और 18 कॉलम बनाए। कितने कॉलम, 18 कॉलम। ठीक है, इन्होंने ऐसे 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 कितने बताए, 18 कॉलम। तो 18 समूह या इसी को कहते हैं ग्रुप, 18 समूह, 7 आवर्त। कितने आवर्त, 7 आवर्त, या इसको कहते हैं क्षैतिज दो पंक्ति है। ठीक है, मतलब ये वाले टोटल कितने थे, 18 ठो थे, और ये जो बेड़े बेड़े पे बटा हुआ है ये कितना था, ये था आपका 7 ठो। ठीक है, समझे रहिएगा, ये ऐसे ऐसे वाले। ठीक है, यहां हम लिख दे रहे हैं, लेफ्ट टू राइट वाला जो था कितना था, 7 ठो, और अप टू डाउन जो था वो कितना था, 18 ठो था। यानी कि 18 ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे वाले कॉलम 18 ठो, और ऐसे ऐसे बटे वाले कॉलम 7 ठो। तो इनको कहा गया आवर्त और इनको कहा गया समूह। अब इनमें तत्वों को रख दिया गया, किस आधार पर रखा गया, परमाणु क्रमांक के आधार पे, या इसी को कहते हैं परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया, और हेनरी मोजले द्वारा बताया गया कि तत्वों के जो गुण होते हैं वो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। उन्होंने क्या बताया था, परमाणु भार के, यहां बताया गया कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा ये तो बात हो गई, पूरी क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 18 समूह थे, 7 आवर्त थे, उनमें तत्वों को सजा के रखा गया। उसके बाद में बताया गया कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। क्लियर, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब जैसे हमारे पास समस्या आती है कि भाई मान लीजिए कोई तत्व है, ये सोडियम, इसका होता है 11, मान लीजिए कैल्शियम, इसका होता है 20। हम ये कैसे जानेंगे कि ये किस आवर्त में है या किस समूह में है, तो ध्यान समझिएगा, हम आपको दोनों चीज बता रहे हैं। समूह की पहचान होती है कैसे,
संयोजकता से। कैसे? संयोजकता से। और आवर्त की पहचान होती है कैसे? आवर्त की पहचान होती है कोषों की संख्या से। कोष की संख्या, कोष की संख्या मतलब कितने उसमें ऑर्बिटल, जैसे KLMN कितना है। अब देखिए समझिएगा, इसका अगर हम करें तो 281, ठीक है, 281। संयोजकता क्या होती है? संयोजकता मतलब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है, एक को है। अगर बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है मतलब संयोजकता एक है, तो ये किस समूह में होगा? पहले समूह में, ठीक है, पहले समूह में। लेकिन कोषों की बात करें, देखिए ये K हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया, कितने कोष हैं? 1 2 3। तो किस आवर्त में होगा? थर्ड आवर्त में, ठीक है। अब आप जाके देख लीजिएगा, सोडियम जो है ऐसे बेड़े बेड़े चलेंगे तो तीसरे में है, और ऐसे खड़े खड़े पे चलेंगे तो पहले में है। यानी कि सोडियम हमारा यही है। देखिए अगर मान लीजिए ये है, अगर हम खड़े खड़े चलेंगे तो सोडियम यही पहला आपको मान लीजिए यहां से, तो 1 2 3 यही कहीं आपको सोडियम मिलेगा, तीसरे में ऐसे है, और ऐसे खड़े वाले पे पहले में है, ठीक है। यानी कि जो संयोजकता होती है, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बताता है कि किस समूह में आपका तत्व है, और उसके बाद में कोषों की संख्या बताती है किस आवर्त में है। जैसे कैल्शियम, इसका हम करें तो होता है 2882, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, कितने हैं बाहरी वाले में? बाहरी वाले में है 2। कितना है? 2। मतलब ये किस समूह में होगा? दूसरे समूह में। लेकिन कोष देखिए KLMN कितने हो गए? 1 2 3 4। तो किस आवर्त में होगा? चौथे आवर्त में, ठीक है। किस आवर्त में होगा? चौथे आवर्त में। अब आप कहेंगे कि ये कैसे कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, उससे ये होता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बाकी मैंने आपको बोर-बरी के नियम में पिछली क्लास में बता दिया है कि किस कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो हम 2n² रूल से समझते हैं। यहां सिर्फ हम इतना समझेंगे कि समूह हम कैसे पहचानेंगे, किस समूह में कौन है या किस आवर्त में कौन है, कैसे पहचानेंगे। जैसे कार्बन की बात करें, कार्बन का 6 होता है, तो 2 और 4 कितनी संयोजकता है? 4 है। मतलब ये किस ग्रुप में होगा? चौथे ग्रुप में होगा। अब बात कर लेते हैं कि पीरियड यानी कि आवर्त, किस आवर्त में होगा? तो 1 2 दूसरे आवर्त में आपको ये दिखेगा, ठीक है। पीरियडिक टेबल आप जब खोल के देखेंगे तो आपको वहां से मिल जाएगा। क्लियर? देखिए, तो ये बात हो गई किसकी? आधुनिक आवर्त सारणी की। अब देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कुछ डिवीजन किया गया है या कुछ बांटा गया है, आपको मोटा मोटा समझा देते हैं। देखिए, जैसे आधुनिक आवर्त सारणी में धातु और अधातु कहां पे है, इसको समझाया गया है। धातु और अधातु। देखिए, अगर आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो अगर एक रफली डायग्राम बनाए तो देखिए कुछ इस टाइप का डायग्राम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ इस टाइप का डायग्राम आपको देखने को मिलता है। ध्यान समझिएगा। देखिए, इधर रखा गया है धातुओं को और इधर रखा गया है अधातु को। यानी कि अगर हम कहें तो बाएं साइड क्या है? हमारा धातु है, और दाएं साइड क्या है? हमारा अधातु है। और इन दोनों के बीच में ही हमारा क्या है? उपधातु है। क्या है? हमारा उपधातु है, ठीक है। यानी कि आवर्त सारणी में बाएं साइड धातुओं को रखा गया है, दाएं साइड अधातुओं को रखा गया है, बीच में क्या है? उपधातु। नीचे आपका लैंथेनाइड है, ये आपका क्या है? लैंथेनाइड है, और ये आपका एक्टिनाइड है। इसके विषय हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे 9th क्लास में, ठीक है। ये आपका एक्टिनाइड है, ये आप ध्यान रखिएगा। एकदम लास्ट में आपका 0 ग्रुप है, या इसी को कहते हैं 18 ग्रुप, ठीक है। क्या है? 0 ग्रुप या 18 ग्रुप। तो ये तो बात हो गई धातु और धातुओं की। अच्छा, परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं। परमाणु त्रिज्या, त्रिज्या मतलब परमाणु आकार ही समझ लीजिए। देखिए, जब आप ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से
नीचे, मतलब समूह में। भैया समूह यही है ना, इसी में तो जाएंगे ऊपर से नीचे। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। वही अगर हम बाएं से दाएं की बात करें, यानी कि आवर्त में, आवर्त में क्या होता है? त्रिज्या घटता है। मतलब जब आप इधर जाएंगे ना तो त्रिज्या क्या होगा? घटेगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा और इधर से इधर जाएंगे तो घटेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में आपका आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देख लेते हैं, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, देखिए विद्युत ऋणात्मकता जब हम समूह में चलेंगे तो ये घटता है और आवर्त में ये क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे 11th में। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। केमिस्ट्री का सेक्शन क्लास 9 और क्लास 10 एनसीईआरटी को मैंने टोटली खत्म कर दिया। अगली क्लास हम लोग अगली वीडियो के विषय में चर्चा करेंगे और अगले सब्जेक्ट विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, धन्यवाद।